बात कर लेते हैं आगे एड्रिनल ग्लैंड की। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बीच वाला पार्ट है उसे मेड्यूला कहते हैं, बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहर वाले की 3 लेयर्स हैं, GFR बाहर से अंदर की तरफ, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलरिस या फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एंटीरियर पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो इसे किडनी की कैप भी कहते हैं। और एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है वो स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी के द्वारा, क्योंकि पिट्यूटरी का वन ऑफ द हार्मोन्स है ACTH। ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, नाम में ही आ रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनो कॉर्टिको। ठीक है, तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो पिट्यूटरी से स्टिमुलेट हो रहा है। पिट्यूटरी क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। बट जो एड्रीनल मेड्यूला को कंट्रोल करता है वो न्यूरल कंट्रोल होता है। एड्रीनल मेड्यूला न्यूरल कंट्रोल के अंदर आता है। क्यों? आगे देखते हैं। एड्रीनल मेड्यूला जो है उसको याद करने की ट्रिक क्या है? कैट नॉट मैट। कैट मतलब कैटिकोलेमाइंस, नॉट मतलब नॉर एड्रीनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन, और मैट से मेड्यूला। तो जो एड्रिनल मेड्यूला है उसके ये हार्मोन्स हैं जिनको हम कैटिकोलिमाइंस बोलते हैं। याद रखने की ट्रिक, कैट नॉट मैट। ठीक है, तो इनको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन होते हैं। एक बात ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ओनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को फाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके अंदर आता है? ये आता है दो टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं। ये देखो, जैसे CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक आता है। ऑटोनॉमिक के अंदर आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये किसको कंट्रोल करता है? एड्रेनल मेड्यूला को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एड्रेनल मेड्यूला के जो कंट्रोल है वो न्यूरल कंट्रोल होता है, और कॉर्टेक्स का कंट्रोल होता है बाय पिट्यूटरी जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो कॉर्टेक्स का, एड्रेनल कॉर्टेक्स का कंट्रोल एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसे कंट्रोल कौन करता है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो एड्रेनल मेड्यूला है इसका कंट्रोल है न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, ओनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज़ ओनली एक्साइटेटरी, डू नॉट ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ जोश बढ़ाता है, जैसे रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देगा, पिपल डायलेशन बढ़ा देगा, ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ा देगा। ठीक है, बट ये बॉडी को ब्रिंग बैक टू नॉर्मल कंडीशन नहीं लाता। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है ये मत समझ लेना कि एड्रेनलिन है तो इसका ऑपोजिट नॉर एड्रेनलिन हो जाएगा। एड्रेनलिन अगर स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करेगा तो नॉर एड्रेनलिन बॉडी को वापस लाएगा, ये मत समझ लेना। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेटरी है, डू नॉट ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल रेट। बोथ दी हॉर्मोन्स इंक्रीजेज हार्ट रेट, बोथ। ठीक है, दोनों के दोनों का काम हार्ट रेट बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पायरेशन, दस ब्रेकिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज को रेस्पायर करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होता है जो हमने स्ट्रेस फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म रहती है, उसको हम रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो कि ग्लूकोज है प्रेफर्ड रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड में है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। दे ऑल्सो स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ताकि हम उसे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने रेस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है, फिर उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर फैट से मिलती है। ठीक है, तो हमें फैट और प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, और इसका मेन काम होता है एड्रेनल मेड्यूला का एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, कैटेकोलिमाइंस इसके हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलिमाइंस याद रखना। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या? एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करना। तो फैट से भी आती है और प्रोटीन से भी आ सकती है, इसलिए प्रोटियोलाइसिस भी कर देता है और लिपोलाइसिस भी कर देता है। अब आते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर, कॉर्टेक्स की तरफ आते हैं। तो ये इसके अंदर दो टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। देर आर टू टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स हैं इसके हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रेनल मेड्यूला था इसके हॉर्मोन्स को हम बोलते थे कैट नॉट मैट, कैटिकोलिमाइंस। एड्रेनल कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स से ही नाम आ रहा है कॉर्टिकॉइड्स।
ठीक है। तो इसके हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स कॉर्टिकॉइड्स। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो प्रोमिनेंट हमारी बॉडी में रहता है उस वो है एग्जांपल उसका कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, यही चीज़ एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। देखो, जो ग्लूको जो जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म आर कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज अ मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और द कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी। जो कॉर्टिसोल है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है, जो एल्डोस्टेरोन है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, corticoids which are involved in carbohydrate metabolism are known as glucocorticoids. Glucocorticoids for example cortisol. Corticoids which regulate balance of water and electrolyte in our body are called as mineralocorticoids. इसका एग्जाम्पल है डोस्टेरोन। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के मैकेनिज्म को कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। एंड जो एड्रेनल मेड्यूला था वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ा रहा था। ठीक है, और ये जो एंडोजन कॉर्टेक्स है इसका उल्टा करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको कम कर देगा। कैसे करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स था वो क्या कर रहा था, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा रहा था। ग्लूकोज ब्लड में नहीं बढ़ा रहा था, देखो क्या कर रहा था, वो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहा था। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर, ताकि उस ग्लूकोज को वो कंज्यूम कर सके। ठीक है, कहीं ये नहीं लिखा कि वो ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ा रहा था, वो तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कम कर रहा था क्योंकि ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ रहा था। ठीक है, अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, और दो टाइप के कॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोल। ठीक है, तो जो अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, वो क्या करेगा, ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है उसे बढ़ा देगा। मेड्यूला का बिल्कुल अपोजिट। अब वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को कैसे बढ़ाएगा, वो क्या करेगा कि जो ग्लूकोज है उसे प्रोडक्शन के तरीके बढ़ा देगा, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा देगा। अलग अदर सोर्सेज जैसे फैट है और प्रोटीन है उनसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, न्यू तरह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन कम कर देगा क्योंकि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ा देगा, ग्लाइकोजन का लाइसिस बढ़ा देगा। ठीक है, तो वही सब हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स था वो क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लूकोज के अंदर। इसके अंदर हमने ये नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में कम हो रही थी, बट इसके अंदर बोलेंगे। इसके अंदर क्या करेगा, इसके अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो रही थी। ठीक है, बट ग्लूकोज की कंसनट्रेशन वैसे तो बढ़ ही रही थी ना, ग्लाइकोजन से बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ रही थी। ठीक है, बट ब्लड के अंदर कम हो रही थी क्योंकि सेलुलर अपटेक हो रहा था। ये क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा। कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का जेनेसिस कराएगा लिपिड से, प्रोटीन से। प्लस ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस करा देगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, कि और ये भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस ही है, ये भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस ही है क्योंकि ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, दोनों के अंदर होगा। बट इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर किस लिए होगा, ताकि ग्लूकोज का अपटेक हो सके, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक हो सके। ठीक है, इसके अंदर किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें अपटेक नहीं कराना, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ानी है। लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ताकि ये दोनों टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकें। ठीक है, अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है उसके कुछ फंक्शंस और है जिसको हमने याद करने का तरीका रैक्स से निकाला है। RACKS, आर ए से आरबीसी प्रोडक्शन, सी से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है, के से किडनी पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, जैसे आरबीसी प्रोडक्शन है ना तो किडनी ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा, एरिथ्रोपोइटिन ऑर्गन। और एस से सप्रेसिस इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसे याद रखना है अपने को, रैक्स। अब आते हैं बात मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ऊपर, एल्डोस्टेरोल के ऊपर। ठीक है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, उसका काम क्या है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम +2 एंड वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी मेनली। एल्डोस्टेरॉन वहीं पर ऐड करता है और एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी रिलीज़ करता है। अब स्टेरॉइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, स्टेरॉइड के अंदर जो वो हार्मोन आते हैं जिनके अंदर होता है एल्डिहाइड, कीटोन,
और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। कैसे? जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, ये तो है ही। अब कॉर्टिसोल भी आ गया, अल्कोहल, कॉर्टिसोल, ऑल आ गया ना, तो मतलब अल्कोहल आ गया। एक और जैसे ऑल आ गया ना, समझ लो वो स्टेरॉयड हार्मोन है। एक और नाम दे रखा है एनसीईआरटी में, ईस्ट्रोडायोल, ईस्ट्रोडायोल, ये भी इसी में आएगा। तो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए। बाकी सब जितने भी हैं पिट्यूटरी के हार्मोन, सब के सब पिट्यूटरी के सारे हार्मोन प्रोटीनेशियस होते हैं। थाइमस का थाइमोसिन प्रोटीनेशियस है, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन भी प्रोटीनेशियस है, थायराइड एसिटोनिन प्रोटीनेशियस है, थायराइड हार्मोन्स भी प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन जो पैंक्रियाज है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, वो भी प्रोटीनेशियस है। ठीक है, बाकी सबके सब प्रोटीनेशियस है। हमने ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया था, थायराइड का डिजीज़ होता है। ठीक है, अब एडिसन्स डिजीज़, एडिसन्स नाम से ही पता चल रहा है, एडी तो एड्रीनल। ठीक है, अगर इसके ये एक्स्ट्रा पॉइंट में दे रखा है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग लीडिंग टू अ डिजीज़ कॉल्ड एडिसन्स डिजीज़। जब कॉर्टेक्स है इसकी कमी की वजह से हो रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, और रेडिनल मेडुला क्या करता है? ग्लूकोज का अपटेक करता है ताकि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाई जा रहा है। ठीक है, अपटेक नहीं होने दे रहा। समझ रहे हैं बात को? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होने लग जाएगी। ब्लड में अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होगी तो ग्लूकोज का अपटेक भी कम होगा। अपटेक कम होगा तो उसकी वजह से वीकनेस और फटीग आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम क्यों होगी? क्योंकि लिपोलाइसिस नहीं होगा और प्रोटीलाइसिस भी नहीं होगा, तो ग्लूको नियोजेनेसिस भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा एडिसन्स डिजीज़ क्या है, ये आएगा कि किस ग्लैंड से रिलेटेड है ये। तो जो एडिसन्स डिजीज़ है, ये किससे रिलेटेड है? एड्रीनल ग्लैंड से, एंड दैट इवन कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। तो एडी से याद रख लेना, एड्रिनल। ये जो हमने अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को याद रखने की ट्रिक बताई थी ना, रैक्स, वो इसमें भी दे रखा है। आरबीसी प्रोडक्शन, फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट, किडनी पे इफेक्ट और सप्रेसेस इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के हैं, किसके? कॉर्टिसोल के हैं। आगे चलते हैं पैनक्रियास की तरफ। पैनक्रियास इज़ एक कॉम्पोजिट ग्लैंड, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। इसके अंदर 10 to 20 लाख आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाटिक सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ पैनक्रियास का 1 to 2% एरिया पोर्शन ही को कवर करते हैं। और जो क्रिप्स ऑफ लीबरगुंथ है वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास के अंदर होते हैं। इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, और जो अल्फा ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज़ करते हैं। दोनों के दोनों पेप्टाइड हार्मोन है और एक दूसरे के एंटागनिस्ट हैं। कैसे वो देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो पहले हम इंसुलिन का फंक्शन देखें। इंसुलिन क्या करता है? जो सेल के ऊपर ग्लूट4 रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर जाकर बाइंड हो जाता है, और जो ग्लूकोज अपटेक है, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, उसको एनहांस करता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर देता है, ब्लड ग्लूकोज कम कर देता है। ठीक है, और जो ग्लूकागोन है वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा दिया करेगा। ठीक है, तो ग्लूकागोन का देख लेते हैं। एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट्स, सिर्फ और सिर्फ ये लीवर सेल्स के ऊपर ही ऐड करता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ट्रू फॉल्स के अंदर, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि ग्लूकागोन किस पे ऐड करता है, इंसुलिन किस पे ऐड करता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो इंसुलिन है वो हेपेटिक सेल्स पे भी ऐड करता है और एडिपोसाइट्स सेल्स पे भी ऐड करता है, और जो ग्लूकागोन है वो सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसाइट्स पे ऐड करता है। जैसे इंसुलिन है तो हमें मेनली तो ये पता ना कि जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की वजह से होती है। ठीक है, तो इंसुलिन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस उसका ज़्यादा है, क्योंकि वो दोनों टाइप के सेल्स के ऊपर ऐड कर रहा है। हेपेटिक सेल्स के ऊपर भी कर रहा है और एडिपोसाइट सेल्स के ऊपर भी कर रहा है। ये तो हो गया याद रखने का तरीका, पर इसके पीछे रीज़न है वो भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ग्लूकागोन एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट सेल्स एंड कॉजेज ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ा देगा, जैसा कि हमने बात करी थी। ठीक है, इंसुलिन पे आते हैं। इंसुलिन एक्ट्स ऑन हेपेटिक सेल्स एंड एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स क्या होते हैं? सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब
इट्स मेन फंक्शन इज़ टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो क्योंकि ये सेलुलर अपटेक करा देता है। अब मान लो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन क्या करेगा, सेलुलर अपटेक कराएगा। एक लिमिट से ज़्यादा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज भी नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को स्टोर करने लग जाएगा। किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। फैट कौन सा, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो आगे देखो, excess glucose in our body is stored in the form of fat, that is adipose tissue, hence insulin acts on adipose tissue, ठीक है। तो जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन है दोनों हिपैटोसाइट्स लीवर के सेल्स के ऊपर एक्ट तो करते हैं, प्लस इंसुलिन एडिपोसाइट्स के ऊपर भी एक्ट करता है, ठीक है। इंसुलिन का मेन फंक्शन इज़ टू डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिक, और जो ग्लूकागॉन है वो हाइपरग्लाइसीमिक है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला। As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes resulting in hypoglycemia। ये था इंसुलिन का पॉइंट। अब आते हैं आगे, अगर इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा मतलब जो ब्लड है वो मीठा हो गया, उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इस डिजीज़ को बोलेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। और ये किसकी वजह से होता है, पैनक्रियाज के लो प्रोडक्शन की वजह से होता है इंसुलिन का। और अगर एंटी डायबिटिक हार्मोन कम हो गया तो जो अब ये चीज़ याद रखो कि वैसोप्रेसिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, इन सब का फंक्शन सेम ही रहता है। डीसीटी से वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसे करना। तो एडीएच कम है तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। लो वाटर इन ब्लड, तो इसको डिजीज़ को हम बोलेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस। इंसिपिडस मतलब पी इंसिपिडस, तो मतलब पानी पी। पानी क्यों पी, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गई है, ठीक है। लो वाटर इन ब्लड की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो पानी पी, ठीक है। और एक इसकी वजह से होता है पिट्यूटरी, दैट इवन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। पोस्टीरियर की पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को रिलीज़ करता है, ना कि सिक्रीट करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आया कि वैसोप्रेसिन इज सिक्रीटेड बाय, तो सिक्रीटेड बाय आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस, बट अगर रिलीज़ की बात हो रही है तो रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है ये पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, पिट्यूटरी का डिजीज़ है। बट जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो पैनक्रियास का डिजीज़ है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाना, तो फिल्ट्रेशन जो किडनी में जाके फिल्ट्रेशन होता है वो एक लिमिट के बाद ग्लूकोज को भी ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को भी एक लिमिट तक ही फिल्टर किया जा सकता है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो यूरिन के साथ पास होने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ ग्लूकोज यूरिन, अगर ओवर लिमिट हो गई मतलब लिमिट क्रॉस कर ली तो किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और किडनी में स्टोन्स बनने लग जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो एक रीज़न है कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन की वजह से, एक कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि कीटोन बॉडीज़ डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उसका रीज़न हमने बता दिया। क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो किडनी है उसके ऊपर जो बोझ है काम का बर्डन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो एक लिमिट के बाद तक ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पाता और जो यूरिन है उसके साथ ग्लूकोज पास होने लग जाता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लग जाता है किडनी के अंदर।